खबर है में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट जनाब मियाँ शाहिद साहब। एक इंतहाई मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, मगर मैं पहले रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। पीटीआई और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, कहाँ हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे, इस पे हम बात करेंगे। और जो एक बड़ा कन्फ्यूजन है, आज मुलाकात खान साहब की नहीं हुई। दूसरी तरफ पीटीआई के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं जी मुज़ाकरात और नो मुज़ाकरात खान साहब बाहर आएंगे। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि खान साहब अगर कोई ट्वीट करते हैं, उनकी ट्वीट आती है तो उनके अपने लीडर उसको रीट्वीट नहीं करते, तो इसमें क्यों गुरेज पा है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ही हलीमा खान साहब का कहना है कि गंडापुर साहब के ज़रिए डील की पेशकश हुई है, पीटीआई डील कंफर्म कर रही है, जबकि दूसरी तरफ से जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, एनआरओ मांग रहे हैं, हम नहीं दे रहे या दे रहे हैं। एक और सिलसिला उस पर बात करेंगे। बिजली सस्ती करने के लिए IMF से इजाज़त लेनी पड़ेगी। चले इजाज़त तो हम ले लेंगे, हर जगह हमें इजाज़त ही लेनी पड़ती है, मगर क्या वाकई 1.5 लाख सरकारी मुलाजमीन को थैंक यू और खुदा हाफिज़ कहा जा रहा है और ग्रेड 4 तक के मुलाजमीन को आउटसोर्स कर दिया जाएगा? तो ये क्या सिलसिला है? एक तरफ वजारतें बढ़ा रहे हैं, एक तरफ मुलाजमीन को निकाल के पैसे बचा रहे हैं, कहानी क्या है? ये बात करेंगे। डॉक्टर तैमूर रहमान हमारे साथ होंगे। और तालिबान अमरीकी आशीर्वाद के साथ पाकिस्तान में क्या करना चाहते हैं? इंडिया बार बार बयानात दे रहा है और जो प्रो इंडिया सेक्शन है तालिबान के, वो क्या अदम इस्तेकाम फैलाने के लिए क्या हो रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है? मगर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ कानूनदान खान साहब के वकील जनाब फैसल चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। हजूर, ये कोई वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। कल से हमने बात की, रऊफ हसन साहब हमारे साथ थे, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, मुतज़ाद बयानात हैं। और रऊफ हसन साहब ने तो ये कह दिया कि भाई मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, ये तो वैसे ही शामिल वाजा है पंजाबी में जिसे कहते हैं। तो क्या है, कहाँ तक मुज़ाकरात है? और अहमद रज़ा साहब की बात में कहाँ तक सच्चाई है कि वो बाहर आ रहे हैं किसी भी डील के नतीजे में और नो डील? क्या हमें आप एतमाद में लेंगे कौम को जनाब चौधरी साहब? नहीं, देखिए रऊफ हसन तो मेरे ख्याल में क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी में शामिल नहीं है, तो अहमद रज़ा साहब की बात को वक़्त देनी पड़ेगी क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन है और इमरान खान साहब ने उनको जो है वो मुकर्रर किया है। तो अब इसमें ये बात डील वाली बात तो मैं आपको बिल्कुल कतई तौर पे मैं नेगेट करता हूँ, मैं मुस्तरद करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो इमरान खान ने डील करनी है, ना इमरान खान साहब ने डील के ऊपर जो है वो बाहर आना है। उनका ये बड़को कैटेगोरिकल स्टैंस है कि वो जब भी आएंगे अदालती प्रोसेस के ज़रिए आएंगे, ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई हम चाहते हैं, बल्कि हम जब रिहाई की बात करते हैं तो हमारा जो इसमें मतमा नज़र ये होता है कि हम मुकम्मल तौर पे एक जो अदालती तरीक़ेकार है उससे बाहर आना चाहते हैं। हमारा आइनी और कानूनी हक़ है कि हमें फेयर ट्रायल दिया जाए। हमारा आइनी और कानूनी हक़ है कि जो हमारा अगर ज़मानतें हमारे लोगों की मैच्योर हुई हैं तो वो ज़मानतें दी जाएं। और ये हमारा और हुकूमत जो है वो उसने इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और दूसरी एजेंसीज के ऊपर जो दबाव डाला है वो ख़त्म करें, ताकि हमारे लोगों को आइन और जो हमारे जो बुनियादी शरई हकूक़ हैं हमारे लोगों को हासिल आइन के तहत वो अवेलेबल हो सकें। हमारा तो इतना सारा मुतालबा है, हमारे इससे ज़्यादा कोई मुतालबा नहीं है। और हम जुडिशल कमीशन चाहते हैं 9 मई के ऊपर भी और 26 नवंबर का। चौधरी साहब, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकराती सिलसिला तो चला था, 2 इजलास हुए हैं, इजलास हुए 5 दिन गुजर गए हैं। आज कमेटी ने मिलने जाना था, वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे। जेल हकाम कहते हैं कि कोई मिलने आया ही नहीं, हम किससे मुलाकात कराएं? आप भी वहाँ पर आज मौजूद थे, आपकी भी मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से, क्या ये मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है? और दूसरा, जब इमरान खान ट्वीट करते हैं तो बहुत से रहनुमा जो है रीट्वीट नहीं करते, इसकी क्या वजह है सर? आपकी पहली दोनों खबरें गलत हैं मियाँ साहब, माज़रत के साथ। ना मेरे आज गया हूँ, ना मेरी मुलाकात हुई है और ना जेल हकाम ने मुझे इन्फॉर्म किया है। सर, मैंने एप्लीकेशन दी है, हमारा जेल हकाम के साथ एक SOP है, वो मीटिंग का टाइम या तो रात को बताते हैं या अर्ली इन द मॉर्निंग बताते हैं ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। जो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग है वो वहाँ पे नहीं हुई, ना ही उन्होंने। चौधरी साहब, मुज़ाकराती कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ कि कमेटी ने आज वहाँ जाना था लेकिन वो नहीं गए। जेल हुकाम कहते हैं कोई आया ही नहीं।
और हम कैसे मुलाकात कराएं? आपका एक बयान आज चल रहा था, उस हवाले से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि हमें किसी ने बुलाया ही नहीं। मियाँ साहब, आपकी बात गलत है, 100% गलत है। जिस रिपोर्टर ने आपको बताया है वो वहाँ पे शायद मौजूद भी ना हो, क्योंकि आप ज़ाहिर वहाँ पे तो आप लाहौर बैठे हैं, आप तो एक फासले पे हैं। मैं आपकी वही बात से अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको शायद मालूमात सही नहीं दी गई। आप हमारी मुज़ाकराती कमेटी वहाँ पे तब जाती है जब इंटीमेशन होता है। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया, इसको बुरा मत मनाइए, कि हमारा एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जो मीटिंग्स के जो शेड्यूल होता है वो मुझे कन्वे होता है, या वो फिर मुझे आगे बताना होता है कि फ़लाँ वक्त पे आपकी मीटिंग तय हो गई है। ये इजाज़त उस जेल हुकाम 24 घंटे पहले देते हैं। कल की जो हमारी मीटिंग उनके साथ मैंने एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन जो है क्योंकि मैंने दी होती है तो मोस्टली मुझे ही इन्फॉर्म किया जाता है। ऐसी कोई इतला हमें नहीं दी गई है। और जहाँ तक आपने कहा कि मेरी वैसे जज साहब, आपकी मुलाकातें होती रहती हैं बानी पीटीआई से, क्या बानी पीटीआई ने कभी बताया कि बनी गाला शिफ्ट होने के लिए अली अमीन गंडापुर ने उनको ये पैगाम दिया था, या कभी कोई डील की बात हुई वहाँ पे? उन्होंने ये बताया था कि उनको डील ऑफर हुई और 2 दफ़ा हुई। एक कटक जेल में जो है वो उनके जब उनको लेके जाया गया था, अगर आपको याद हो तो 3 महीने जो है उनको अटक जेल में रखा गया, और अटक जेल में उनको ये कहा गया कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएँ तो आपके मुकदमात ख़त्म कर देंगे और आपके ख़ानदान वालों को भी और पार्टी को भी कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं NRO तो नहीं ले लूँगा, जब मैंने कोई गलत बात ही नहीं की तो मैं किस बात की के लिए मुल्क जाऊँ, पाकिस्तान को छोड़ कर मैं नहीं जा सकता। दूसरी हालिया मुलाकातों में ये ऑफ़र उनको हुई कि आपको हाउस अरेस्ट जो है वो कर लिया जाए या KP में शिफ्ट कर दिया जाए। तो इन दोनों को उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि पहले मेरे रहनुमा और कारकुनान जो हैं वो रिलीज़ होंगे, तो उसके बाद मेरी रिलीज़ की बात होगी। जो असूली बात है, मेरे कारकुनान और रहनुमा जो है वो पहले होंगे। इमरान खान साहब, लेकिन जब सब मुज़ाकरात की बात हो रही थी, वज़ीर दिफा जो हैं वो कहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो ड्रामा ही नज़र आते हैं, क्योंकि बानी पीटीआई ड्रामे कर रहे हैं। वो ट्वीट करते हैं, अदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करते हैं। आज मुलाकात भी नहीं हुई बानी पीटीआई से मुज़ाकराती टीम की, तो क्या आपको मुज़ाकरात होते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये इस डेडलॉक के बाद ये ख़त्म होता हुआ सिलसिला नज़र आ रहा है? ये ख्वाजा आसिफ तो उस ग्रोह का सरगना है जो ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात सबोटाज हो, और इसमें कुछ और लोग हैं जो शहबाज शरीफ की बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी को जो है तनकीद भी करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं। और अगर अपने वज़ीर-ए-आज़म की बनाई हुई कमेटी के ऊपर ये गुड कॉप बैड कॉप नून लीग का पुराना वतीरा है, वो एक ग्रोह होता है जो कि अच्छा बनता है, दूसरा ग्रोह होता है। इख्तियाराती मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहेंगे, हमारी तरफ से कभी उस पर तातुल नहीं आएगा। अच्छा जज साहब, माफ़ी चाहता हूँ, एक चीज़ और बता दीजिएगा, कौन कौन क्या इनडायरेक्टली मैसेजेस आते हैं डील के और कहाँ से आते हैं? और सेकंडली, क्योंकि मैं कल भी और बार बार कह चुका हूँ कि डील का मतलब तो ये है कि ये अपने गले में घंटी डाल लें, क्योंकि इस गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है माशाल्लाह वो भी आपको पता है और बाकी मामलात का भी अंदाज़ा है। तो फिर ये किधर से, जैसे कहा जाता है कि मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, ये सब सामने एक फसाड है। इज़ दैट राइट चौधरी साहब? देखिए, मुज़ाकरात के पीछे भी मुज़ाकरात होते हैं और पाकिस्तान की एक तारीख ज़रूर है। मैं किसी ऐसी डील की ऑफ़र का प्रीवी नहीं हूँ, गवाह नहीं हूँ। मेरे सामने कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ना ही तो डील मेरे सामने किसी ने ऑफ़र की है, ना मैंने कभी सुना है डील का कोई तज़किरा। और हुकूमती कमेटी ये बताए कि क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की एमा के बगैर या उनकी मर्ज़ी के बगैर मुज़ाकरात कर सकते हैं या कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के इख्तियारात तो इतने महदूद हैं कि स्पीकर और अरकान मुज़ाकराती कमेटी जो हुकूमत के हैं, उन्होंने काजी साहब इतनी कोशिश की है 3-4 दिन से, मुलाकात नहीं हो पा रही पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से। तो फिर कौन है जो मुज़ाकराती कमेटी की राह में आए? चलें, ये तो अंदाज़ा हो गया चौधरी साहब के खलल कौन डाल रहा है, मगर मैं चाहता हूँ इस मुख्तसर 2 बातें और। एक तो 190 मिलियन का केस एक मुहिमा बन के रह गया है। आज अखबार भी यही लिख रहे हैं कि चाहे मंगोइयाँ हो रही हैं, र्यूमर्स हैं। और इसके अलावा जी पहले तो इसका जवाब दे दीजिए कि ये 190 मिलियन वाला मामला आपको कहाँ जाता नज़र आता है?
सर 190 मिलियन का सरकारी सब बरियत का केस है। उसमें ना 3 चीज़ें होती हैं नैब में कन्विक्शन के लिए, क्राइम प्रोसीड्स, फाइनेंशियल गेन और मॉनेटरी बेनिफिट। ये तीनों चीज़ें और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों चीज़ें नहीं हैं इस केस में, साबित नहीं हुआ। इस्तगासा का कोई इसमें एविडेंस नहीं है जिससे ये तीनों चीज़ें साबित हो सके। ये बरियत का केस है। इस मौके के ऊपर हुकूमत जो है या जो प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि वो अदालतें भी दबाव में हैं, तो वो या तो इसकी 3 मुमकिनात मेरी नज़र में हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि वो इस मौके पे इमरान खान साहब को बरी करके उनको ताकतवर होने का या उनके जो जहन में, आपको पता है इमरान खान साहब बेटर नहीं होते, तो अगर वो केस में बरी हो जाएंगे तो वो तो और तगड़े होकर बात करेंगे। तो वो एक तो ये उससे बचाना है। दूसरी बात ये हो सकती है कि इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया के ऊपर ये केस, क्योंकि ये भी इज्जत केस जैसा काला फैसला होना है अगर सजा हुई तो फिर इसके ऊपर जो है बहस शुरू हो। और वेस्ट में बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, पाकिस्तान में परसिक्यूशन जो है प्रोसिक्यूशन की बजाय जो हो रही है, जो पॉलिटिकल टारगेट हो रहा है जिस तरह से इमरान खान साहब के बारे में। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ चौधरी साहब, आखिरी एक सवाल से बहुत तशना न रह जाए। ये आज हमने देखे, कमेंट्स भी सुने जस्टिस मदर साहब के, ये जो मिलिट्री केस, मिलिट्री जो ट्रायल्स के हवाले से एक प्रोसीडिंग हो रही है, कैसे देख रहे हैं? आज हम ख्वाजा हारिस साहब की आर्ग्यूमेंट भी देख रहे थे, बड़े वेहेमेंटली वो मांग रहे थे कि जनाब ये दें। वो मामला किधर जाता नज़र आता है आपको? सुप्रीम कोर्ट का इस सारे मामले में किरदार बहुत अफसोसनाक है। ये जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है, ये अभी के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं, जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट थी फायज ईसा के, उन्होंने भी अपलेट बेंच ने एक ऐसा किरदार अदा किया, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, कि आपने मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन को ट्रायल होने दिया। 2015 में काजी साहब आइनी तरमीम हुई थी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, और वो थे सिविलियन जिनका कालादम तंजीमों से रब्ता था। 2015 में हमारे बच्चे शहीद हुए थे पीएस में। जी बिल्कुल। उन मुल्क आईनी तरमीम करनी पड़ी, और यहाँ पे एक जो सिविलियंस का ट्रायल की इजाज़त दी गई और अभी तक केस ख़त्म नहीं हो सका। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और मैं समझता हूँ कि जजेस ने पहलुती बरती है अपने जिम्मेदारियों से, और इसको मैं चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस। बहुत सारे मामला में मुख्तसर वक्त में आपने रोशनी डाली। नाज़रीन, ये मामला तो चल ही रहा है, फेस्टिंग वूंड बन गया है, मगर दीगर मामले भी बड़े अहम हैं, उन पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और वो मईशत का मामला है, वो किधर जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे क्या एक एन ब्लॉक लोगों को नौकरियों से फारिग करने की बात हो रही है, क्या IMF जोर लगा रहा है? जोर क्या लगा रहा है? हुक्म दे रहा है भाई, वो कहेंगे तो बिजली के बिल कम होंगे या नहीं होंगे, ये तो PM साहब का कहना है, हम तो दोहरा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, अमिया शायद थोड़ी देर में डॉक्टर तैमूर रहमान भी ज्वाइन करें, मगर उससे पहले हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब, ये जो हम देख रहे हैं, जो एक तो बयान आता है PM साहब का कि जनाब हम IMF से बात कर रहे हैं आपकी बिजली सस्ती करने के लिए, तो ये आल्सो इट कॉल्स इन क्वेश्चन और सॉवरेनिटी। इस पर तो सबको गौर करना चाहिए जो 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 मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसके साथ जो एक और ख़बर मुझे समझ नहीं आती, आपने मियाँ साहब खबर दी थी कि हम कैबिनेट में एक्सपेंशन कर रहे हैं। आज खबर आती है कि 1.5 लाख मुलाजमीन को फारिग करने की बात हो रही है, और वफाकी वजारतों के अंडर जो आधे इदारे जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो एक तरफ हम जो है वो वजारतें बांट रहे हैं, एक तरफ नीचे से वर्कर्स को, और फिर ये भी कहा गया कि ग्रेड 4 तक के जो मुलाजमीन हैं इन्हें आउटसोर्स कर दिया जाएगा, मतलब फारिग कर दिया जाएगा। आउटसोर्स तो क्या होता है आप जानते ही हैं, जो ये सिक्योरिटी के मुलाजमीन बैंकों के बाहर खड़े होते हैं, कभी किसी एक का इंटरव्यू करके पूछें कि उसे 12-15 घंटे के लिए कितने पैसे वहाँ मिलते हैं, और वो बेचारे कैसे बैग कर रहे होते हैं। ये मैं खुद जाती अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? डज इट मेक एनी सेंस? और दूसरी तरफ जो है हम बोरियों में नोट लाद के ट्रकों में भर के दे रहे हैं IPPs को, तो डज इट मेक सेंस जनाब मियां साहब? कई सब देखें, बिजली पर तो हम बात करेंगे, क्योंकि बिजली की कीमतों से मुतल्लिक जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम IMF से पूछेंगे। IMF से पूछने की ज़रूरत नहीं है कायद साहब, क्योंकि नेपरा ने एक बहुत बड़ा फार्मूला जो है हुकूमत को दिया है
जिसमें IMF कभी भी रास्ते में नहीं आता, IMF रुकावट नहीं बनता। IMF उन चीज़ों से रुकावट बनता है जो हुकूमत आवाम की काट रही होती है चीज़ें, इसलिए वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज वज़ीर ख़जाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें बताया कि हम राइट साइजिंग करने जा रहे हैं, जबकि जो बेरोजगारी के लिए एक लफ्ज़ है ना, राइट साइजिंग एक बेनाइन लफ्ज़ है कि तोनू घर भेजना है, इज दैट राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डाउन साइजिंग की बजाय उन्होंने राइट साइजिंग का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर लिया। हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तैमूर रहमान, मईशत के माहिर प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल इकानमी के उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, कुछ हम एक सवाल यही जो मैंने अभी उठाया था सेगमेंट के शुरू में, एक तरफ तो हम राइट साइजिंग की हमें नवीद सुनाई है आज जो हमारे वज़ीर हैं जनाब वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, दूसरी तरफ हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कैबिनेट की एक्सपेंशन कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा है 1.5 लाख मुलाजमीन और कुछ तकरीबन आधे जो इदारे हैं वजारतों के अंडर उन्हें हम ख़त्म करके और ग्रेड 4 के मुलाजमों को। मेरा सवाल ये है कि बेल्ट टाइटनिंग एक ऐसी मैशत में जिसे हम किक स्टार्ट करना चाहते हैं या जिसे हम स्टिमुलेट करना चाहते हैं, ये कितनी हेल्प कर सकती है? सर, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि जब जॉन मेनर्ड केन्स ने कहा कि जब एग्रीगेट डिमांड गिर रही हो और मार्केट में इतनी सख्त ना हो कि जो आउटपुट है उसको वो खींच सके, तो उस वक्त तो ज़रूरत होती है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई जाए, यानी हुकूमत ज़्यादा खर्चा करे ताकि इकोनॉमी स्टिमुलेट हो और चीज़ें दोबारा से बढ़ें। IMF की पॉलिसीज़, ये जो राइट साइजिंग की पॉलिसीज़, ऑस्टेरिटी की पॉलिसीज़ के साथ मामला ये है कि ऐन उस वक्त जब इकोनॉमी नीचे जा रही होती है तो ये हमें कहते हैं कि आप बल्कि उलट चलें और सारी सब्सिडीज़ वगैरह ख़त्म कर दें, जिसके नतीजे में मेरे नुक्ता नज़र में और बहुत सारे और इकोनॉमिस्ट के नुक्ता नज़र में भी जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो डिप्रेशन में ही तब्दील हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और समझ आता हूँ। एक तरफ तो हम ये बातें हैं जी, अपनी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। अभी मैं अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने चैनल पे देख रहा था, 4 जो DCs हैं उनको तनख्वाह जो है फालतू दे दी गई। जब और औरंगज़ेब साहब आए तो तब भी कुछ ये गालबन मिनिस्ट्री के लोगों को तनख्वाहें दे। तो एक और एक दूसरी तरफ 840% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, एंड गॉड नोज कितना हो। तो ये अच्छा, दवाइयों से सरकारी कंट्रोल ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि खुद मैन्युफैक्चर अपनी प्राइसेस। ये क्या पॉलिसीज़ हैं? ये तो पीपल किलिंग है या मैशत को किक स्टार्ट करेंगी? नहीं सर, मैशत को किक स्टार्ट नहीं करेंगी, मगर बैनुल अक़वामी सरमायादारी निज़ाम को मुस्तहकम रखने की पॉलिसियां हैं ये बुनियादी तौर पे। IMF को इस चीज़ से गर्ज नहीं कि पाकिस्तान या कोई एक मुल्क जो है वो ठीक रहे, उनको गर्ज ये कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो एक लेवल पे रहनी चाहिए। ये उनकी पॉलिसी का इम्पेरेटिव होता है, इसी को वो चेस करते हैं। और कुछ जिन मुल्कों में उन्होंने अपनी पॉलिसियां नाफिज की हैं और ऑस्टेरिटी मुतारिफ करवाई है, तो वहाँ पे हमने यही देखा है कि गरीबों की ज़िंदगी काफ़ी ख़राब होती चली गई है। इस वक्त आप भी जानते होंगे कि जहाँ IPPs का एक तरफ मसला खड़ा था, तो अब वहाँ दूसरी तरफ CPPs का मसला खड़ा हो चुका है। IMF वालों ने ये कहा है कि जो गैस की कीमतें CPPs यानी कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, यानी कि वो पावर प्लांट्स जो कि लोगों ने लगाए हुए हैं, खुद बड़े बड़े बिजनेसमैन ने लगाए हुए हैं, उनकी गैस की कीमतों को आप तकरीबन डबल कर दें, उनका ये कहना है। और जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप गैस की कीमतों को डबल कर देंगे तो हम अपने टायर साड़ देंगे, हम टायरों से उन प्लांट्स को चलाएंगे, हम तो गैस नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो आज फलसफा दिया है राइट साइजिंग पॉलिसी का ऐलान करते हुए, उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो बिजनेस से निकल रही है, हुकूमत जो है वो इन मामला से निकल रही है। 900 अरब रुपया जो है हमने बचाना है, 43 वजारतें जो हैं वो उनका फैसला करना है, 400 इदारे हैं जिसमें से 40 बंद कर दिए गए हैं, बाकी भी बंद करने हैं। 1.5 लाख मुलाजमीन जो हैं वो उनकी सामियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, क्लास 4 की जो है वो सामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। क्या हुकूमत जब हमें कहती है कि हम बिजनेस से निकल रहे हैं, क्या इकॉनमी को बेहतर करने का तरीका यही होता है दुनिया में? क्या बाकी हुकूमतें भी इसी तरह हैं? अमेरिका में भी इसी तरह चलता है, बरतानिया में भी इसी तरह चलता है, पूरा यूरोप इसी तरह चल रहा है? सर, बात यह है कि 2 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा जो सब्सिडी है वो तो IPPs को मिल रही है।
अगर हुकूमत को इसी चीज़ का मसला है जो कि वो अपने बजट को बैलेंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आईपीपीज़ का मसला हल करें। आईपीपीज़ का मसला हल होगा तो 2 ट्रिलियन रुपीज़ के जो अखराजात हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, मुख्तलिफ पावर सब्सिडीज़ में आईपीपीज़ को पैसे जो अदा कर रही, कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह जो कर रही है, उससे वो बचेगी। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि जब ओवरऑल बजट के हिसाब से 2 ट्रिलियन रुपीज़ कितनी बड़ी रकम है। तो इसके बजाय कि ये सारे लोगों को फारिग करते जाएं, मिनिस्ट्रियां बंद करते जाएं, डिपार्टमेंट्स बंद करते जाएं, ज़्यादा इक़दाम यही था कि वो जो पावर सब्सिडी है, आईपीपीज़ को जो सब्सिडी दी जा रही है, उसको दोबारा से देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि मैंने ये आपके फिगर जी कोट कर रहा हूँ, इफ माई मेमोरी इज अलाउइंग मी, कि ये जो स्टेट इंटरवेंशन आपने फ्रांस की 40% बताई थी और पाकिस्तान में तो आपने कहा था बहुत कम है, तो क्या जो एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं जो बहुत बेहतर है अभी वो उसमें स्टेट इंटरवेंशन बिल्कुल ही विदड्रॉ कर ली गई है या स्टेट इंटरवीन करती है? सर, यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें बार बार यही सबक सिखाया जाता है कि स्टेट को छोटे से छोटा होना चाहिए, मगर दिलचस्प बात यह है कि जो OECD हैं या दुनिया की जो सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उनकी हुकूमतें उनकी इकोनॉमी के अंदर 40 से 55% हिस्सा तक उनकी इकोनॉमीज में उनकी हुकूमत, गवर्नमेंट, स्टेट सेक्टर का होता है। बहुत ह्यूज फुटप्रिंट है वहाँ पे रियासत का उनकी इकोनॉमीज में, जबकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत छोटा फुटप्रिंट होता है। हमारी हुकूमतें असल में दर हकीकत बहुत छोटी हैं। और अगर हम इस बात को समझें कि इसकी वजह क्या है कि वहाँ क्यों इतनी बड़ी हुकूमतें और यहाँ क्यों इतनी बड़ी छोटी हुकूमतें हैं, तो हम इस बात को समझेंगे कि दर हकीकत डॉक्टर साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बिजली की कीमतें जो है वो हम कम करना चाहते हैं, लेकिन इस हवाले से IMF से पूछना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के IMF जो है वो इजाज़त देगा तो फिर बिजली अगर कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। लेकिन नेपरा सर एक फार्मूला देता है, नेपरा कहता है कि सोलर बिजली की जो सलाहियत है पाकिस्तान के अंदर वो 3,46,000 मेगावाट है, विंड की जो है 40,000 मेगावाट है, पानी से 64,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। और इस वक्त 1,57,000 नेट मीटरिंग के जो सार्फिन हैं वो 2,498 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जो सस्ती है, क्योंकि जो पावर प्लांट्स है सोलर के उससे 49 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा होती है, और नेट मीटरिंग वाले जो सार्फिन है वो 19 रुपए में बिजली दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये भी नेपरा जो है वो कहती है कि इससे जो नेट मीटरिंग है इससे वोल्टेज भी ठीक रहता है, इससे जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां उन पर माली बोझ भी कम होगा, और इस पर जो है लॉसेस जो है वो भी कम होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है उस तरह। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि जो पन बिजली है वो इस वक्त 10,000 मेगावाट है और आइंदा आने वाले दिनों में ये 28,000 मेगावाट तक जाएगी। तो इसमें IMF का तो कोई लेना देना नहीं है। और नेपरा ये भी कहता है कि अगर इससे बिजली पैदा कर ली जाए और जो बीमार पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, उनकी जगह पर सोलर पावर प्लांट्स जो है वो लगा दिए जाएं और वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर से बिजली ली जाए, तो बिजली की कीमत जो है वो 20 रुपए फी यूनिट तक आ जाएगी। आप क्या कहते हैं सर? तो शायद 20 रुपए फी यूनिट तक तो ना आए, मगर बहुत पहले से कम हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, सबसे अहम बात सार्फिन को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिजली की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। नेपरा की अपनी रिपोर्ट आपने देखी होगी, उसमें 45,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि हमारे जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है उसमें हम 25-26,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और जो पीक डिमांड है वो 30,000 मेगावाट से ज़्यादा बढ़ती ही नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास इतनी बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जितनी लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। और फिर भी आप देखें, ओवर सप्लाई जब होती है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी कि जहां भी सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमतें गिरती हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। सप्लाई भी ज्यादा है, कीमतें भी नहीं गिर रही। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह वो बुनियादी मुआहदे हैं जो IPPs के साथ किए हैं, जो कि बहुत महंगे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये जो हुकूमत ने बात की, एक जानब जो है वो बिजली की कीमतें ज्यादा है, दूसरी जानब जो है डॉलर बहुत महंगा है। जब डॉलर सस्ता होगा तो बिजली की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। स्टेट बैंक जो है वो धड़ाधड़ अरबों डॉलर जो है वो खरीद रहा है।
आपने मेंटेन करने के लिए। ताजर हजरात हैं वो कहते हैं कि डॉलर की कीमत ये नहीं है, वो 211 है। आप क्या समझते हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए और स्टेट बैंक को खरीदने की बजाय मार्केट को खरीदने दें डॉलर, तो डॉलर की कीमत जो है वो कम हो जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं डॉलर की कीमत कम होगी। डॉलर की कीमत तब कम होगी जब हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब तक करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा, 10-12 बिलियन डॉलर का अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो जाहिर बात है डॉलर की कीमत तो चढ़ेगी, क्योंकि डॉलर की कीमत या फॉरेन एक्सचेंज की कीमत डिमांड और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज से डिटरमिन होती है। और डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की डिटरमिन होती है इस चीज़ से कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है या आपका सरप्लस है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल डार साहब ने लेटर क्रेडिट के जरिए बड़ा ज़बरदस्त किया था एक पीरियड में, मगर फिर बार बार उसको वो छोड़ देते हैं कि नहीं, इसको अब कर लिया हमने कंट्रोल आर्जी तौर पे, अब इसको छोड़ दिया जाए। मैं तो बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हम WTO के मेंबर हैं और इसी वजह से हम टैरिफ बैरियर्स वगैरह नहीं लगा सकते, मगर अब लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए हमें अपने इंपोर्ट्स को, लग्जरी आइटम्स को कंट्रोल करके रखने की जरूरत है और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की जरूरत है। स्टेट बैंक जो है वो डॉलर खरीद सकता रहा है, इसको मार्केट में आना चाहिए ना। डॉलर मार्केट में आएगा तो सस्ता हो जाएगा। नहीं सर, इसमें कोई ये जरूरी बात नहीं कि ये मार्केट को पता है बड़ी स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी होता है। तो ये ना आप समझें कि सिर्फ मार्केट या स्टेट का ये मामला है। असल में जो पीछे रियल मामला है वो यही है कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हमारा रुपया गिरता चला जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हम असल ये तो शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स होती है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ हम देखें UNDP में हफीज पाशा साहब कहते हैं 18 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देते हैं हम अपनी रूलिंग क्लासेस को। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब कि जो हमारे हुक्मरान हैं वही IPPs के मालिक हैं, इधर से पैसे निकालते हैं, बाएं हाथ से जेब में डाल लेते हैं। डोंट यू थिंक दैट इज द रियल प्रॉब्लम, दैट क्रोनी और कैसीनो कैपिटलिज्म या जो रेंट सीकिंग क्लासेस हैं? सर 100% दैट इज द रियल प्रॉब्लम, दैट इज एक्चुअली द रियल प्रॉब्लम। उन्होंने तो जो फिगर्स दिए हैं वो उन्होंने ओवरऑल कहा कि जो एलीट कैप्चर के नतीजे में कितना रेंट सीकिंग बिहेवियर ओवरऑल हो रहा है। वो गवर्नमेंट सब्सिडीज की बात नहीं कर रहे थे, मगर वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एनालिसिस पेश किया है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम ही सारा पाकिस्तान के साथ ये है, एलीट कैप्चर एक तरफ मौजूद है और दूसरी तरफ ये है कि जो हम निजकारी वगैरह करते जाते हैं उससे एलीट कैप्चर बेहतर नहीं होता बल्कि और ख़राब हो जाता है। हमारे नुक्ता नज़र में हमें हमेशा ये सिखाया गया या पढ़ाया गया कि अगर मार्केट टेक ओवर कर लेगी तो मामला बेहतर हो जाएंगे। मगर मार्केट में कौन है, प्लेयर्स कौन है? प्लेयर्स वही एलीट ही है मार्केट के अंदर जो वो प्ले कर सकती है। आम जनता ग्रेट प्लेजर टू हैव यू। और वक्त कम था मगर बड़ी दिलचस्प बात है, मगर किसी वक्त और कोई पूरा प्रोग्राम भी आपके साथ रखेंगे। ये 18 बिलियन डॉलर जो डॉक्टर साहब ने भी कंफर्म किया है, जो ये जो एलीट खा रही इसको कम करें, लोगों की नौकरियां मत खत्म करें और एक्सपेंशन की ज़रूरत है ताकि इकॉनमी किक स्टार्ट हो, ताकि ये जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत पैदा होती हैं उसको मार्केट सक कर सके, ना कि लोग खरीदना ही बंद कर दें। तो इसलिए इन एजेंडों पर ज़रा तरमीम करने के बारे में सोच लें या कम अज़ कम इस पर गुफ्तगू कर लें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो ये हमारे हमसाए में फिर क्या साजिशों का एक सिलसिला है और हमें इसे कैसे डील करना है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, यानी बहुत एक मारूफ तजिया निगार। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब, हम एक दफ़ा पहले इस ग्रेट गेम का विक्टिम बन चुके हैं। तब फरीकैन में आजहानी सोवियत यूनियन था और अमेरिका बहादुर था। अब ये लगता है जो वाखान का मामला है और ये चाइना की जो इमर्ज करती हुई पावर है, उसमें ये इंडिया भी एकदम से एक्टिव हो गया है। तो ये इस दफ़ा, पिछली दफ़ा हमने बड़े ज़ख्म खाए हैं। हाउ कैन वी सेव आवर सेल्व्स एंड आवर नेशनल इंटरेस्ट दिस टाइम? ज़रा थोड़ा तफसीलन बता भी दें कि हो क्या रहा है जनाब ब्रिगेडियर साहब। देखें, शुक्रिया काजी साहब। देखें कि जिस तरह आपने कहा ना, दिस ए ग्रेट गेम, अभी एक दोबारा अफगानिस्तान में एक सेटिंग हो रही है और जिस तरीके से वहाँ पे अभी एंटी पाकिस्तानी वहाँ पे एलिमेंट्स वहाँ पे जमा हो रहे हैं और हमने अभी रिसेंटली देखा है जिस तरह स्टेटमेंट्स जो है अफगान मिनिस्टर्स ने दिए और कन्फेस किया कि वहाँ पे प्रेजेंस है फितना और खारिज के। उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम होस्ट कर रहे हैं, इस पर द ट्रेडिशन हम कर रहे हैं। और फिर देखें अब्बास तकज़ई जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, जिनका बैकग्राउंड देख ले, ही वाज इंडियन देहरादून कमीशन ऑफिसर
ये तो बाद में तालिबान ज्वाइन किया उन्होंने, तो इसलिए उनके तो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर्स फॉर इंडियंस, तो वो भी है। फिर मुल्ला याकूब के साथ मुलाकात हुई, जेपी सिंह वहाँ पे है तो वो एक्टिव वहाँ पे है। और फिर देखें कि इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अभी जो रिसेंट एक स्टेटमेंट दी है और जिसमें उन्होंने कंसर्न शो किया कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किया तो बच्चे और खवातीन थे वहाँ पे सो एंड सो, जबकि अफगानिस्तान की अपनी स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने बात की थी कि वहाँ पे जो लोग थे वजीरिस्तान के थे, तो इंडिया उठ के तो उसमें दोबारा एक्टिव आने की कोशिश करे। और हमने रिसेंटली देखा जेपी सिंह ने बड़े फ्रिक्वेंट यहाँ पे विजिट्स किए हैं, और पिछले जो 20 साल थे अशरफ गनी और करजई के, उस दौरान जहाँ इंडिया में 66 ट्रेनिंग कैंप थे तमाम 32 स्टेट्स सब में। जो वाखान राहदारी है ये बड़ी अहम है तीनों मुल्कों के लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और उसमें ताजिकिस्तान, इनके लिए बड़ी अहम है और वहाँ से तिजारत भी हो सकती है। और वहाँ पर अगर शरारत होती है तो ये तमाम मुल्क जो है मुतासर हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि वाखान का इलाका जो है वो इस वक्त इतनी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि उस पर तीनों ममालिक की जो है वो नज़र इसलिए है कि वहाँ पर दहशत गर्दी हो सकती है, तो इसको किस तरह जो है वो टैकल किया जा सकता है? और तीनों ममालिक का जो इजलास हुआ बाकायदा तौर पर, उसमें क्या फैसले हुए कि वाखान की पट्टी को किस तरह महफूज बनाया जाए? देखें जी, 93 तक देयर वाज नो वाखान। वाखान ये बदख्शां का एरिया था, और 93 में जब वेस्टर्न बॉर्डर्स की डिमार्केशन हुई तो 95 में ब्रिटिशर्स ने परसुएट किया अमीर अमानुल्लाह खान को कि जी जो उस वक्त अफगानिस्तान के रूलर थे कि आप ये एरिया में, कुछ रशियंस डिमांड कर रहे थे, तो देयरफॉर दिस एरिया वाज डिमार्केट करवाया तो एज ए बफर बिटवीन द टू स्टेट्स। 1895 में वाखान क्रिएट की गई। अभी आप देखें वाखान के नॉर्थ में ताजिकिस्तान है, ईस्ट में चाइना है, 92 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर है, एंड 106 किलोमीटर साउथ में पाकिस्तान का बॉर्डर है। हमारा गिलगित बल्तिस्तान वहां पे लगता है, और गिलगित बल्तिस्तान का हिस्टोरिक लिंक है विद वाखान के साथ। देखिए वहां पे दो कम्युनिटीज रहती हैं, एक ये वाखी लोग हैं जो इस्माइली मुसलमान है और दूसरे किर्गिज मुसलमान हैं। से वाखी जो वही लोग हैं जो हमारे गिजर में, इश्कोवन में है और अपर हुंजा में है। सो गिलगित बल्तिस्तान का लिंक है, लिंग्विस्टिक लिंक भी है, रिलीजियस लिंक भी है, एथनिक लिंक भी है, कल्चरल लिंक भी है। तो वाखान हमारे नजदीक हमारे लिए बहुत करीब है, एक वो फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं, कराकुरम हाईवे 7 से गुजरती है, और साथ ही देखें ताजिकिस्तान है। आप जब गिलगित में इरशाद पास के ऊपर खड़े होते हैं जहाँ से आप वाखान में उतर सकते हैं, वहाँ से 8 किलोमीटर पे ताजिकिस्तान है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने शेयरिंग बॉर्डर विद ताजिकिस्तान। इसी तरह दो पासेस वाखान से चाइना जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट वन इस वखीजी पास है, और पुराने वक्तों में यहाँ से सिल्क रूट यहाँ से गुजरता था। और ताजिकिस्तान में ये है, देखें कि जब 2002 में इंडिया ने एक वहाँ पे बेस बनाया था, फखोर एक जगह है, और जहाँ से वो नॉर्दर्न अलायंस को वहाँ से वो सपोर्ट करते थे, तो उस वक्त भी थ्रेट था यहाँ से। तो इट प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट रूट टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। पाकिस्तान के कराकुरम हाईवे वाखान से होते हुए और सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। तो देयरफॉर देखें जब 79 में रशियन यहाँ पे आए थे तो रशिया ने यहाँ पे एक बेस बनाया था, और बेस बनाने के बाद 1981 साहब हमने तो सुना था कि जो अफगानिस्तान है उससे अमेरिका निकल चुका है, लेकिन वहां पर अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि CIA का बाकायदा खुफिया ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 160 मिलियन डॉलर तक कैश हर महीने जो है वहां पर पहुंचता है, और रा जो है बदनामे ज़माना वो भी वहां पर TTP के साथ उनका गठजोड़ जो है वो भी सामने आया है। ये तीनों जो ममालिक हैं जिसमें अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत है, रॉ है और अमेरिका है, ये सारे के सारे मिलकर जो है पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये जो मौजूदा दहशत गर्दी है ये उसी का शाखसाना तो नहीं है सर? जी हाँ, देखिए ऐसे कुछ तो ऐसे ममालिक है जो फ्रंट पे हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है, और कुछ ममालिक है जो बिहाइंड द सीन्स बैठे हुए जो इनको प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्टीमेट पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, चाइना को कंटेन करना, आपके CPEC को रोकना है। अभी आज देखिए जो कांग्रेसमैन जो है टिम प्रॉबली उनका नाम था, उन्होंने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट इलेक्टेड ट्रंप को कि उनके बकौल $40 मिलियन वीकली बेसिस पे वो अमेरिकन दे आर पोरिंग इन अफगानिस्तान, जबकि
प्रीवियसली रिपोर्ट थे 40 मिलियन टू 79 मिलियन डॉलर्स वीकली आते हैं। जो इनका एक सिगार है, एक इदारा है अमेरिका का, जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल जो फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, तो उन्होंने ये एक आर्डिट ऑब्जेक्शन रेज की थी 295 मिलियन डॉलर्स के वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन, ये पैसा कहाँ गया। सो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है और हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया। लेकिन सर आज जो खत लिखा गया है, अगर ट्रंप इंतजामिया इस इमदाद को रोक देती है जो कि कैश की सूरत में आ रहा है, और दूसरी जानब पता ये भी चल रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो शुमारी इत्तेहाद है वो भी सफरा हो रहा है, कंदारी ग्रुप जो है वो भी सफरा हो रहा है, तो वहां पर अगर लड़ाई होती है तो आप क्या तालिबान की अबूरी हुकूमत को चलता हुआ न देख रहे हैं? देखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जिस तरीके से तालिबान ने कहा कि जी हम टेक ओवर किए, हम कंट्रोल में वो नहीं है। अब देखें नॉर्थ में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है अब दोबारा एक्टिव हुई है। रिसेंट जितने अटैक्स हुए हैं काबुल में हुए हैं या नॉर्थ में हुए हैं, वो उन्होंने क्लेम किया। इवन हेरात में जो रिसेंट हुआ है उन्होंने भी वो भी क्लेम किया है। तो दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। फिर इनका एक पॉलिटिकल विंग है ऑस्ट्रिया में बैठा हुआ है, तो वो वहां से भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और इसके बाद विद इन तालिबान में डिवीजन है बिटवीन कंदहारीज एंड काबुलीज, वो डिवीजन है। तो उसमें काफी है, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी एक डिक्री इश्यू की थी मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने, वो नॉर्थ वालों को एक्सेप्टेबल नहीं। स्पेशली जब बात करते हैं खवातीन के एजुकेशन के लिए, तो वो भी फैक्टर है। और इसके अलावा फिर लाइकली चांसेस है, जिस तरीके से आपस में उन्होंने अपनी फैमिलीज को रिलोकेट किया है, तो इनमें आपस में भी डिवीजन हो रही है। तो मेरा ख्याल में चांसेस यही है कि अल्टीमेटली यहाँ पे फिर दोबारा पुराने उस सिमत में निकलने लगे हैं जब यहाँ पे वॉर लॉर्ड्स की हुकूमत थी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, नारा तो ये लगाया गया था अमेरिकन इलेक्शन में जिस पे ट्रंप जीत भी गया कि जी अमेरिका फर्स्ट, तो ये हमेशा यही कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, और ये इट मीन्स के, और दूसरे जो उनके एक जर्नैल का रिसेंटली बयान आया है कि हम इसे कोई काम नहीं करने देंगे। एक तो उनकी इंटरनल जो है मुझे लगती है रिफ्ट उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपस में चश्मक है, और क्या हाउ वुड इट प्ले आउट, ये कैसे नज़र आता है कि ये जो इधर पैसे आ रहे हैं क्या उसे ये अलाउ करता रहेगा जो नया प्रेसिडेंट आ रहे हैं? मेरा ख्याल में नहीं है। आप देखें जिस तरीके से अफगानिस्तान में देखें 9/11 का हमला हुआ था अलकायदा के खिलाफ, तो अभी तो अफगानिस्तान में अलकायदा भी एक मजबूत टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर दोबारा आ गई है। इस्लामिक स्टेट देखें वो दोबारा आ गई है। इवन जो रिसेंट अटैक हुए थे, जो उसमें जो जब्बार था, शमसुद्दीन जब्बार, वो IS का इन्फ्लुएंस आदमी था। सो थर्ड है, अभी एलन मस्क ने भी पूछा है कि भाई हम क्यों पैसा भेज रहे हैं, क्यों हम वाई वी आर फंडिंग टेररिस्ट। तो मेरे ख्याल में सीरियस क्वेश्चन है। तो मेरा ख्याल में ये ट्रम्प के लिए भी एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखें दोहा अकॉर्ड में प्रीएम्बल में लिखा हुआ था कि अफगानिस्तान विल प्रिवेंट इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वहां से ऑपरेट करने में, और वहां पे थ्रेटनिंग USA इट्स एलाइज इन अदर कंट्रीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें कि न सिर्फ पाकिस्तान को थ्रेट हो रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, रीजन के कंट्रीज को, बट इंटरनेशनली एक थ्रेट डेवलप हो रहा है। मेरा ख्याल में ट्रम्प जब आएगा सीरियसली वो सोचेगा, क्योंकि अगर वो चीजें ये इग्नोर करेंगे तो थिंग्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन सर ट्रंप ने एक और काम भी किया है, और वो कहता है कि कनाडा को कह रहा है कि हमारी रियासत बन जाए तो हम एक ग्रेट कौम बन जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि उनके साथ साथ वो तजारती पाबंदियों के भी धमकी लगा रहा है? आप क्या समझते हैं कि जो कनाडा है वो अमेरिका की रियासत बन जाएगा? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। देखिए जिस तरह आज ट्रूडो ने तो रिजाइन का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो बाकी जो अपोजिशन है उन्होंने कहा कि हम ये जो अमेरिकन जो है जो है रिस्ट्रिक्शंस है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल में दे विल टेक ए स्टैंड। और कनाडा जो है देखिए इंडिपेंडेंट मुल्क है, डेवलप्ड कंट्री है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो ब्रिगेडियर साहब मेरे ख्याल में खुद उनके अवाम उठ खड़े होंगे, और पहले वहाँ बड़ा एक लड़ाई है फ्रेंच की और इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ थे। एक पेचीदा दुनिया फिर से अनफोल्ड कर रही है और हमें इसे लड़ना है और अपनी मैशियत को भी ठीक करना है। इसी के साथ इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।